नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के एग्ज़ाम रिसेंटली अगस्त में होने हैं। पिछले पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी आईटीआई में ज़्यादा बार रिपीट हो जाते हैं। दोस्तों 23 दिसंबर 2021 को जो आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखना। आपकी थ्योरी के पेपर में भी इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिल सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के नोट्स हम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले से अपलोडेड वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। आइए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसे देख सकें और कनेक्ट हो सकें। देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 23 दिसंबर 2021 को जब एग्ज़ाम हुए थे। क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम कई दिन चलते हैं, अलग अलग फेजेज में होते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट के पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर उन्हें देखें। सवाल पूछ रहा है कि क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पट्टलित होते हैं, यानी जो पोल की कोर होती है वो लेमिनेट क्यों करते हैं। दोस्तों साथ ही बता दूं, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। दोस्तों अगर लेमिनेट करने की बात आती है तो हम सब जानते हैं स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए होता है। वहीं अगर सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखें स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए होता है। अभी आपको डी उत्तर करना है। एडी करंट हानि कम करने के लिए पोल कोर को लेमिनेट किया जाता है, चाहे अल्टरनेटर का हो, चाहे इंडक्शन मोटर का हो, ट्रांसफॉर्मर का हो, सभी के लिए कॉमन सवाल रहेगा। अगला सवाल है, आदर्श अल्टरनेटर है, प्रति फेज़ ईएमएफ की गणना करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लेंगे। प्रति फेज़ ईएमएफ की गणना करने के लिए 4.44 FT KP/KD का उपयोग करेंगे। पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि जब अल्टरनेटर आदर्श हो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है तो केपी और केडी का मान हमेशा इकाई लिया जाता है, इसलिए गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। डी उत्तर के साथ जाएंगे 4.44 FT। अगला सवाल है, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। आपको एक मोटर दिखाई गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, जबकि कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच है नहीं। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है तो सीधी सी बात है, ना तो कैपेसिटर हटेगा और ना ही स्टार्टिंग वाइंडिंग हटेगी। दोनों स्थायी रूप से लगे रहेंगे, इसलिए परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। ए ऑप्शन के साथ आपको इसमें जाना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखते पहचान कर सकते हो। आगे देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आए। हिमाचल प्रदेश लाइनमैन वालों के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन करना है। वो लेंज के नियम पर आधारित होती है। अकॉर्डिंग टू निमी बुक अगर बात करें, लेंज सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। ए ऑप्शन के साथ जाना, क्वेश्चन आपका सही होगा। एक बात और ध्यान रखें, जो निमी असाइनमेंट में दिए हुए क्वेश्चन है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करें, क्योंकि वही क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा जो असाइनमेंट में दिया हुआ है। आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो क्वेश्चन को सही करना होगा। कन्वर्टर दिखाया गया है आपको एक चित्र में और नाम पूछा है कि इस कन्वर्टर का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें आर्मेचर दिखाया गया है, एक तरफ एसी एक तरफ डीसी दिखाया गया है। एकल मशीन जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है तो हम इसे कन्वर्टर बोलते हैं दोस्तों। और बी ऑप्शन आपके सामने देखिए, रोटरी कन्वर्टर वाला पॉइंट बी उत्तर कर देंगे। रोटरी कन्वर्टर है, ये आपको दिखाया गया है। याद रखें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते भी हैं। सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन है ये। आगे सवाल देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही लगा सकते हैं। दोस्तों रोटर रियोस्टेट कंट्रोल जो होता है वो केवल स्लिपरिंग पर अप्लाई होगा। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पर हम इस विधि को नहीं अपना सकते। कैस्केड नियंत्रण दोनों पर लागू किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी परिवर्तन दोनों पर लागू किया जा सकता है। स्टेटर पोल विधि जो है वो केवल स्क्विरल केज मोटर पर लागू होगी। स्लिपरिंग मोटर पर तो पोल परिवर्तन विधि लगा भी नहीं सकते। बी उत्तर आएगा, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड आएगा। रोटर रियोस्टेट वाली विधि करेंगे, ये केवल स्लिपरिंग पर लागू होती है।
इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में जो काम कर सकता है उसे क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसे अपन बोलते हैं सिंक्रोनस कन्वर्टर, जो एसी को डीसी और डीसी को एसी कर सके। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाकी देखो रेक्टिफायर या डायोड जितने भी होते हैं ये केवल और केवल कन्वर्टर के रूप में काम करते हैं। कन्वर्टर बोलते हैं एसी को डीसी करने वाले को, इन्वर्टर बोलते हैं डीसी को एसी करने वाले को। जो एसी को डीसी, डीसी को एसी कर सके उसे हम सिंक्रोनस कन्वर्टर बोलते हैं। डी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में हम रोटर सर्किट में प्रतिरोध क्यों शामिल करते हैं? इसके 3 कारण होते हैं। पहला है हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करना, दूसरा है स्टार्टिंग धारा कम करना, और तीसरा होता है स्टार्टिंग में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट हो जाना। यहाँ पर केवल एक ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन में है हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करना, तो हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि स्टार्टिंग में उच्च टॉर्क हमें प्राप्त करना है। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड आपको दिखाया गया और उसका नाम पूछा कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं ये डीसी सीरीज मोटर है, और सीरीज मोटर में आप देख रहे हैं कि आर्मेचर के समांतर में रियोस्टेट लगा हुआ है। जब आर्मेचर के समांतर में रियोस्टेट लगा हुआ होता है तो इसे आर्मेचर डाइवर्टर विधि के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन कर देना दोस्तों। साथ ही ऑप्शन याद रखें कि कहीं यही ऑप्शन है कि दूसरे ऑप्शन है, याद रखें। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन आपको डी में ही देखने को मिले, आपके पेपर में ये ऑप्शन जो है वो ए में भी हो सकता है। तो आप इसका ऑप्शन साथ में याद रखें क्या पूछा गया। आगे देखो दोस्तों, एक मोटर दी गई और आपको पूछा गया कि पहचान करें ये मोटर कौन सी है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था पिछली बार पेपरों में। देखो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स जो है वो E1 E2 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो नो डाउट शंट मोटर होगी। अगर फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल D1 D2 हो तो वो सीरीज मोटर होती है। साथ ही एक और पहचान है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है, इसलिए ये शंट मोटर होगी, क्योंकि शंट फील्ड समांतर में जुड़ती है हमेशा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं डीसी जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन लगभग देखने को मिला था जनरेटर वाला। तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 5ZNP60A इसका पूरा फॉर्मूला होता है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 5ZNP60A। इंड्यूस ईएमएफ ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला रहेगा डीसी जनरेटर का। सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन तो पहले करवा दिया मैंने, रिपीट हो गया। एक दोस्तों ये वाइंडिंग का डायग्राम दिया था और पूछा गया कि इस वाइंडिंग का नाम क्या है। तो देखो डायमंड आकृति की है और मेस कॉयल वाइंडिंग बोलते हैं इसको। डी ऑप्शन इसके लिए सही करना। डायमंड मेस शेप कॉयल है, हीरे के आकृति में जाल की कुंडली इसको बोलते हैं। वाइंडिंग का चित्र याद रखें और इसका आंसर याद रखें। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी गति को सिंक्रोनस गति कहा जाता है? दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड को NS से दर्शाते हैं, F × 120 बटा पोल से इसकी गणना करते हैं। ये वो गति होती है जिस स्पीड पर चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो गति होती है उसे ही हम सिंक्रोनस गति के नाम से जानते हैं। हालांकि रोटर जो होता है वो हमेशा इस गति से कम गति पर रोटेट करता है, थोड़ा सा कम चलता है इस स्पीड से। इंडक्शन मोटर में आपको एक स्टार्टर दिखाया गया और पहचान करने के लिए बोला गया है कि कौन सा स्टार्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो आप टेपिंग और ट्रांसफार्मर देख रहे हैं इससे साफ साफ पता लग गया ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। बी उत्तर कर देना। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का डायग्राम आपको पेपर में दिया गया। डीसी मोटर में करंट किस नियम से डिसाइड की जाएगी? तो डीसी मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है और वहाँ पर आपको जो मिडल फिंगर होती है वो बताएगा कि आर्मेचर करंट की दिशा कैसी है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम या इससे भी कम होता है और इसे हम निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं। लो रेजिस्टेंस मापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। डी उत्तर आपको यहाँ सही करना है। आगे फिर एक चित्र में आपको मोटर दिखाई गई और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मोटर का नाम क्या है। ध्यान से देखिएगा, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है। डबल कैपेसिटर मोटर होगी।
कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन ये मोटर है। डी उत्तर के साथ आपको इसमें जाना होगा। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो सेम वही फॉर्मूला रहता है जो जनरेटर में ईएमएफ का है, 5ZNP60A। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी आपको करना होगा। और स्प्लिट फेज मोटर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है जनरेटर में। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस दोस्तों यही थे रिपीटेड क्वेश्चन। बाकी और भी वीडियो हमारे अपलोडेड हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के नाम से। प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे जरूर सभी क्वेश्चन को देखें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें।